नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश चौहान भारत आरोग्य संगठन की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपने जो वेबिनार सेमिनार लगातार हमारे चलते रहते हैं, जिसमें कई तरह के उद्देश्य हैं। कई बार हमारा टॉपिक विद्यार्थियों के लिए होता है, कई बार सामान्य जनता के लिए होता है, और कई बार रिसर्च बेस्ड होता है। तो पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक बड़ा ही नए तरह का विचार था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यदि कोई भी विद्यार्थी अपने बैच को देखता है तो वो ये पाएगा कि उसके बैच के लगभग हार्डली 10% लोग ही चाहे अदर हायर एजुकेशन में जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, या दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, लगभग 90% के आसपास स्ट्रेंथ हमारी ऐसी रहती है जिसको फ्यूचर में प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू ही अपना पूरा करियर चलाना रहता है। चाहे वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में रहें, अपना खुद का हॉस्पिटल डालें, या खुद के क्लिनिक डाल के प्रैक्टिस करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि लगातार सीएमई वर्कशॉप और सेमिनार्स, इनकी संख्या तो काफ़ी अधिक है जो लगातार देश में चलती रहती है, लेकिन इनका मैक्सिमम पार्ट ज़्यादातर टीचिंग फैकल्टी के लिए या रिसर्च पर्सन्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, ना कि प्रैक्टिशनर्स के लिए। सेमिनार अपनी जगह बेहद यूजफुल हैं, लेकिन उनका जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, जो समाज के बीच में जा रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, वास्तव में उन्हीं के द्वारा ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों की अपनी एक पहचान भी बनी हुई है समाज में, क्योंकि उनके माध्यम से समाज को डायरेक्ट लाभ मिल रहा होता है। तो वो ज़्यादातर इनसे बहुत कम संबंधित रहते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक बोलता हूँ, मान लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्वीकार्यता आयुर्वेद की। अब एक ऐसा टॉपिक अगर बनता है कि विश्व समुदाय में अभी आयुर्वेद के प्रति क्या कैसी रुख है, तो तमाम रिकॉर्ड्स हमारे दिखाए जा सकते हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे ढंग से, व्यापक ढंग से आयुर्वेद की स्वीकार्यता वैश्विक पटल पर बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ता है कि इस तरह के टॉपिक जो रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठे हुए लोग हैं जो समाज के बीच में, उनके लिए कंपैरेटिवली उतना उपयोगी नहीं होते। उनके लिए व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ज़्यादा उपयोगी क्या है, लगातार पेशेंट्स जो देख रहे हैं उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, चाहे एक्सरे, ईसीजी, सीटी, एमआरआई, 2D को, इस तरह की चीज़ें, इनकी जानकारी होना। व्यवहारिक रूप से जो नाड़ी परीक्षा की जा रही है, या विभिन्न प्रकार के जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं, उनको खुद से करके देखना, दिखाना, हैंड ऑन ट्रेनिंग जिनके बारे में बात की जा रही है, या किसी डिसीज विशेष पर लगातार बात करना, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकती है, या एक ही डिसीज़ के अलग अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें किन परिस्थितियों में किस तरह की दवाओं का चयन करना चाहिए, और उस तरह की दवाओं को अगर हमने पेशेंट्स को दिया तो क्या लाभ मिला, कितने दिनों में लाभ मिला, कितने दिन तक दवा देनी है, डोज किस हिसाब से अल्टर करनी है, और जो दवा हमने सोची अगर उसके माध्यम से लाभ नहीं हो रहा है हमारे रोगी को, तो उस परिस्थिति में उसकी जगह दूसरा हमारा ऑप्शन ड्रग का क्या हो सकता है। तो इस तरह के बिंदुओं को देखा जाए तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, और यही संख्या पूरे आयुर्वेद जगत में अगर हम मान के चलें, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% बैठती है। तो जो बहुसंख्यक लोग हैं इस सेक्टर के, उनके लिए थोड़ा उनको अपग्रेड करने के लिए इस तरह के टॉपिक्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें जो चयन किए हैं, उन टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरे की सीरीज़। एक्सरे में पहला बेसिक एक्सरे का पार्ट रहेगा। इसके बाद में जो लंग एक्सरेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, और डिफरेंट टाइप के अदर एक्सरेज में क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, नॉर्मल कैसा है और पैथोलॉजिकल कैसा है, इन सब चीज़ों पर हम लोग अपना आगे विचार करने वाले हैं। तो एक्सरे को अगर हम लोग देखा जाए तो एक्सरे काफ़ी यूज होने वाली टेक्निक है, जो हेड इंजरीज में, फ्रैक्चर्स में, एब्डोमेन के कंडीशंस में, या इवन मेमोग्राफी, सीटी स्कैन भी एक तरह का एक्सरे ही है, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और लंग्स के केसेस में तो आज भी फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सरे से शुरू किया। एक्सरे के 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ये सीरीज हमारी चालू रहने वाली है, जिसमें पहली बार हम लोग देखने वाले हैं एक्सरे के फिल्म्स के बेसिक तरीके जो हमको आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि, देखिए, डॉक्टर के रूप में हमारी शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारे हाथ में एक फिल्म आती है, एक रिपोर्ट आती है, जिसके बेस पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। तो ये पार्ट, जो पहला पार्ट हम लोग एक्सरे में देखने वाले हैं, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सरे फिल्म हमारे हाथ में दी गई है, कई बार तकनीकी कमियों के कारण, कई बार टेक्नीशियन की कमी के कारण, कई बार फिल्म या मशीन की कमी के कारण, या कई बार पेशेंट की सही से सब एक तरह से ऑर्डर फॉलो ना करने के कारण, कमांड फॉलो ना करने के कारण
कुछ ऐसी कमियां एक्सरे की फिल्म की क्वालिटी में आ जाती हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो जो इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाता है। एक नॉर्मल पर्सन का एक्सरे भी इन तकनीकी कमियों के कारण ऐसा दिखाई दे सकता है जिसमें कुछ बीमारियां समझ में आने लगें, जबकि उस पेशेंट को कोई बीमारी ना हो। तो जो हमारा पार्ट आज का हमारा यहाँ शुरू हो रहा है, उसका बेसिक उद्देश्य यही जानना है कि जो एक्सरे फिल्म हमारे हाथ में आई है, उस एक्सरे फिल्म में कोई तकनीकी कमियां तो नहीं है कि जिसके कारण एक नॉर्मल पेशेंट को भी हम डिसीज लेवल कर दें और फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करने लगें। तो आज हम उन सभी तकनीकी कमियों के बारे में जानेंगे, टेक्निकल एरर्स के बारे में जानेंगे, जिनको जानना एक डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि जब भी वो एक्सरे की फिल्म देख रहा हो तो पहले ये देखे कि उसके हाथ में जो फिल्म दी गई है वो सही है या नहीं। कई बार आप लोगों ने यही चीज़ ईसीजी में भी देखी होगी कि ये ईसीजी निकाल के कंसल्टेंट के पास लाई जाती है और कंसल्टेंट सिंपली ये कह देते हैं कि ये ईसीजी गलत किया गया है, दोबारा कर लो, या एक्सरे सही नहीं है, दोबारा कर लो। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत कई बार हमें पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि एक्सरे की फिल्म को कैसे सही से जानें कि वो सही है अथवा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहली फिल्म हम लोग देख रहे हैं। इस फिल्म में महत्वपूर्ण क्या है, जब भी आपके पास कोई फिल्म आती है तो देखिए उसके कॉर्नर पे कुछ चीज़ें लेबल होती हैं, यानी उसका डेट टाइम क्या है, किस तारीख को की गई है, कितने बजे की गई है, और पेशेंट के नाम वगैरह भी उस पर होते हैं। ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। इस डिसीज़ में डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको टेक्निकल समझेंगे। कोई भी एक्सरे फिल्म हमारे पास आती है तो सबसे पहले पेशेंट का नाम क्या है, उस किस डेट को किया गया है और किस टाइम पे वो हुआ है, इसको ज़रूर देख लेना है। कई बार राउंड लेते वक्त पेशेंट ज़्यादा होते हैं कहीं हॉस्पिटल्स में, कई बार जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है वही जल्दी में उठा के आपको कोई गलत फिल्म दे देता है, किसी दूसरे पेशेंट की दे देता है। अब मान लीजिए एक पेशेंट था जिसको खांसी आ रही थी सामान्य रूप से, और आपको डाउट था, उसको उसके लिए आपने एक्सरे कराया। उसको सामान्यतः केवल एलर्जिक कफ ही था, लेकिन जल्दी में आपको एक ऐसी फिल्म दे दी गई, कई फिल्म आई थी पेशेंट की, जिसमें से किसी पेशेंट को निमोनिया था, तो आपने अब देखा कि अच्छा इस फिल्म में तो निमोनिया है, आपने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई उस पेशेंट का निमोनिया का ट्रीटमेंट आगे स्टार्ट किया जाए, जबकि उसके लिए वो ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा होता है। ये दूसरा पार्ट होता है डेट और टाइम देखने का, इसलिए कि जैसे कई बार ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के पेशेंट हैं, हमारे पास फॉलोअप में रहते हैं 6 महीने तक, 9 महीने तक, या जैसा ट्रीटमेंट शेड्यूल रहे उसमें। पेशेंट के फॉलोअप में हम लोग एक्सरे करा के डिसीज की प्रोग्रेस देख रहे हो। डिसीज की प्रोग्रेस को चेक करते समय ये हम देखते हैं कितना फ़ायदा हुआ, डिसीज में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही चलेगा, या कई बार एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है उनको चेंज भी करना पड़ता है पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखते हुए। तो ऐसे टाइम पे डेट और टाइम जरूर देख लेनी चाहिए। कई बार हम जल्दी में, वो पेशेंट बार बार अपनी रिपोर्ट ला रहा होता है और दिखाता है, हम जल्दी में पेशेंट का एक्सरे देखते हैं, डेट वगैरह न देखने की वजह से कोई पुरानी फिल्म देख लेते हैं, जिससे हमको ये सही से अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि पेशेंट में जितना एक्सपेक्टेड सुधार की उम्मीद थी उतना हुआ या नहीं। तो पेशेंट को लीगली सबसे पहले, जैसे ही आपके पास में फिल्म आती है, चाहे ऊपर लिखा होगा या नीचे लिखा होगा, ये निश्चित रूप से लिखा होगा, और उसको देखने के बाद कि वो करंट एक्सरे फिल्म हो, उसी पेशेंट की हो जो आपके सामने बैठा हुआ हो और अभी के टाइम पे करवाई गई हो। ऐसे कॉर्नर पे कुछ मार्क भी लिखे रहते हैं, जैसे ये आर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट एल इधर रहता है कई बार। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने एक बार ये देख लिया है कि पेशेंट का नाम सही है, डेट सही है, टाइम सही है, यानी जिस फिल्म को हम देखने जा रहे हैं वो इस मामले में पूरी तरह से सही है, तो आगे अब हम लोग अगली फिल्म देखेंगे जिसमें ये हमको देखना है। ये है एक नॉर्मल एक्सरे की फिल्म। ये इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि एक एक्सरे फिल्म देखते समय हमको क्या क्या देखना होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। अब इस फिल्म को आप देखिए। इस फिल्म में हमारे पास सामान्य रूप से ABCD करके हम लोग इसको कहते हैं, बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। A फॉर एयर स्ट्रक्चर, यानी एयर सैक, यानी लंग्स, लंग के बारे में हमको पूरी तरह से देखना है, राइट लेफ्ट दोनों लंग्स हमको दिखाई दे रहे हैं। बी फॉर बोन, बोनी स्ट्रक्चर्स इसमें कई होती हैं, जैसे ये देखिए आप क्लेविकल देख रहे हैं, रिब्स देख रहे हैं, ये बीच में आपको ये स्पाइन दिखाई, वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं। स्कैपुला भी दिखाई दे रही है शैडो में। तो लंग्स यानी ए, एयर सैक हो गया हमारा। बी फॉर बोन, हम लोगों ने बोन देखी। सी फॉर कार्डियक, या हार्ट के लिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए सामान्य रूप से एक अच्छी हार्ट की शैडो है, जिसमें एट्रियम वेंट्रिकल्स वगैरह के बारे में जानकारी है, एओर्टिक नकल्स के बारे में जानकारी है।
तो आज हार्ट के लिए और अच्छे एडवांस इन्वेस्टिगेशंस आ चुके हैं, 2D को ईसीजी वगैरह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक्सरे से भी हमको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं हार्ट के बारे में। तो हमको हार्ट देखना है। और D4 डायफ्राम, ये देखिए नीचे हम लोग देखते हैं, ये राइट साइड का आधा हेमी डायफ्राम है और ये लेफ्ट साइड का हेमी डायफ्राम। तो इस तरह से जब भी आपके सामने एक एक्सरे फिल्म आती है, उसमें आपको ये चारों चीज़ें देखनी है। लंग्स की स्थिति कैसी है, बोन्स कैसी हैं जो एक्सरे में दिखाई दे रही हैं, हार्ट कैसा है और डायफ्राम कहता है। तो बेसिकली हमको ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। इस पिक्चर को बार बार आप देखिएगा, रिपीट कर करके देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए ट्रैकिया भी आ रही है सेंट्रल लाइन में। इसके अलावा हमारी जो रिप्स हैं इनको काउंट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। येलो से ये जो दिए गए हैं येलो मार्क्स, इनसे पोस्टीरियर रिप्स काउंट की गई हैं अगर हम पोस्टीरियर साइड की देखें, और ब्लू मार्क्स जो दिए गए हैं ये एंटीरियर रिप्स के लिए हैं। क्लेविकल पर क्लेविकल मार्क्स दिया गया है, स्कैपुला है। ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी है, खासतौर से रिप्स के लिए। जब एक आप दूसरा एक्सरे देखेंगे तो वहाँ पे रिप्स काउंटिंग मुश्किल होगी। अब ये रिप्स काउंटिंग हम करें क्यों? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार मान लीजिए चेस्ट इंजरी है, ट्रॉमा है, जिसकी वजह से कोई रिप्स का फ्रैक्चर हो गया है, तो हमको ये पता होना चाहिए इंटीरियर साइड से रिप्स में फ्रैक्चर हुआ है, पोस्टीरियर साइड से हुआ है, या किस नंबर पे है, किस थर्ड रिप में फ्रैक्चर है, फोर्थ रिप में है, लेफ्ट साइड वाली में है, राइट साइड वाली में है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अब इसको हम देख रहे हैं तो ये काफ़ी आसान लग रहा है, जबकि अब इमीडिएट अगली फिल्म पे आते हैं जिसमें नंबरिंग ना रहे। तो अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिप्स की संख्या, पोस्टीरियर इंटीरियर देखना, स्कैपुला क्लेविकल, चलिए क्लेविकल अच्छी क्लियर हो रही है, स्कैपुला अच्छे से आ रही है, स्पाइनस प्रोसेस भी दिखाई दे रहे हैं, हार्ट है, लंग्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन ये रिप्स में हमको वैसे ही काउंटिंग करना सीखना है, पुरानी रिप्स की तरह, जैसे ये पुरानी रिप्स। तो इसमें से हम लोग काउंटिंग करने का पैटर्न देख लें। ये देखिए राउंड राउंड दिखाई दे रही है, फर्स्ट रिब है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पैटर्न हमको आना चाहिए। इस स्लाइड को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे, और इन सारे नामों को अच्छी तरह से हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि लीगली सबसे पहले फिल्म में किसी भी पेशेंट का नाम, डेट, टाइम ये जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद एक्सरे में हमको देखना क्या है, तो ABCD देखना है, यानी अपना ईयर स्ट्रक्चर देखनी है, जो लंग्स हैं, B4 हमारा बोन्स हैं जितनी तरह की इसमें हमें को दिखाई दे रही हैं, चाहे वो क्लेविकल हो, स्कैपुला का पार्ट हो, चाहे हमारी रिप्स हो। C4 हमने कार्डियक हार्ट के लिए देखा और D4 हमने डायफ्राम देखा। ये चीज़ें हमको देखनी है। नॉर्मल एक्सरे में देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगने लगता है, लेकिन हैबिट बनाएंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब हम लोग क्या इसके बाद देखें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर पेशेंट पे राइट और लेफ्ट नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इस इमेज को हम लोग देख रहे हैं, इसमें राइट और लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है। पुरानी में हम देखें जैसे हम लोगों ने पहले देखी थी, ये देखिए इसमें भी कॉर्नर पे लेफ्ट लिख दिया गया है कि ये साइड वाले जो है, ये जो L लिखा हुआ है बड़ा सा, ये वो लोग खुद मार्क करके दे देते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई पेशेंट की, यानी ये लेफ्ट लंग हो गया और ये वाला राइट लंग हो गया। पुरानी फिल्म में देखेंगे वहां पे भी आप देखिए ये राइट साइड में बड़े से R लिखा हुआ है, तो ये हमको क्लियर पता कर रहा है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड है। तो हमको ये पता करना जरूरी रहता है कि राइट साइड कौन सी, लेफ्ट साइड कौन सी। मान लीजिए इसमें नहीं दिया हुआ, ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है कि राइट और लेफ्ट क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे केसेस अगर आप देखते हैं तो ठीक है कि राइट लंग की टीबी हो या लेफ्ट लंग की टीबी हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट तो हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ही चलने वाला है, AKT ही चलने वाला है। लेकिन वही चीज़ अगर दूसरी फॉर्म में, फॉर एग्जांपल न्यूमोथोरेक्स केस आ गया सडन एक इमरजेंसी की फॉर्म में, या सिंपल एक प्लूरल इफ्यूजन ही हो गया पेशेंट को, किसी लंग में फ्लूइड भरा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि फ्लूइड को हम टैप कर लें, अब किसी एक साइड में ही है, वो या राइट में है या लेफ्ट में है, तो फ्लूइड हमको निकालना है, थोरेकोसेंटेसिस कहते हैं या प्लूरल फ्लूइड टैपिंग कहते हैं, चाहे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए लें, या जब फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग कई बार टैप करके निकाल भी लेते हैं, उससे पेशेंट को काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है, डिस्निया वगैरह जो सिम्टम प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमको निडल से टैप करना है, तो निडल तो हम वहीं प्रिक करेंगे जिस साइड में इफ्यूजन हो। तो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि राइट साइड में फ्लूइड भरा हुआ है या लेफ्ट साइड में है। तो इसके लिए राइट और लेफ्ट का क्लियर कट इंडिकेशन हमारे एक्सरे में हमको पता होना चाहिए। तो अगर राइट और लेफ्ट उनके फिल्म में नहीं है किसी वजह से, तो आप पता कर सकते हैं। पहली चीज, ये लेफ्ट हार्ट की आप शैडो देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज जिस तरफ में है, या ऊपर ये एओर्टिक नकल, जो हम लोग एओर्टिक का नकल देख रहे हैं, ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे लिए
एओर्टा वाला साइड्स देखना, या अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ये पोर्शन देखना, ये जनरली लेफ्ट साइड में ही होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम है, ये देखिए राइट हेमी डायफ्राम है, राइट साइड वाला थोड़ा सा ऊंचा होता है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इसको दोबारा से हम लोग फिर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इरेज कर दिया। ये हम लोग फिर से देखेंगे। ये देखिए राइट साइड वाला जो पोर्शन है, राइट लंग का जो पोर्शन है हेमी डायफ्राम, वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि राइट साइड का वो पार्ट है, लेफ्ट साइड का ये पार्ट। लिख के नहीं दिया तो भी हमको पता कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है जब हम लोगों को किसी तरह के प्रोसीजर्स वगैरह करना पड़े तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने क्या देखा? लीगली पेशेंट का नेम, डेट, टाइम, ये सब देखना। इसका पेशेंट लंग्स के एबीसी, आई मीन एक्सरे की फिल्म के एबीसीडी देखनी, चारों चीज़ें हैं, वन बाय वन करके देख लीजिए। नाउ पेशेंट में ये देखना कि राइट साइड का हिस्सा कौन सा है एक्सरे फिल्म का, लेफ्ट साइड का, जैसे कि हम लोगों ने देखा थेराप्यूटिक पर्पस से वो काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट, अब हमको ये देखना है कि प्रोजेक्शन कैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सरे जो है पेशेंट को चेस्ट की तरफ से दिया गया हो, जिसे हम लोग एंटीरियो पोस्टीरियर कह रहे हैं, मतलब जो कि हमारे सामने एपी व्यू ऊपर आप देखेंगे, एपी इमेज हमारे सामने है। एपी इमेज का मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में, यानी चेस्ट से फ्रंट साइड से एक्सरे दी गई है। और अगर पीठ की तरफ से दी जाती है तो उसे हम लोग पीए व्यू कहते हैं। जैसे हम लोग अभी पिछली फिल्म देख रहे थे, उस पर पीए लिखा हुआ था काफ़ी बड़ा बड़ा। तो पीए का मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर साइड, यानी हमने पीठ की तरफ से पेशेंट को एक्सरे दिया है। स्टैंडर्ड यही माना जाता है। अगर आपको लंग टिश्यू वगैरह के बारे में देखना है, अच्छी जानकारी चाहिए, तो आप पीए व्यू लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एपी व्यू का कोई मतलब नहीं है, एपी व्यू खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर पेशेंट बेड रिडन है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, या पेशेंट का ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से वो करवट भी नहीं ले सकता, तो आप पीठ की तरफ से एक्सरे नहीं दे सकते। पेशेंट बेड पे लेटा रहेगा और आप पोर्टेबल एक्सरे लाके ऑर्डर करेंगे तो आईसीयू में वो पेशेंट का एक्सरे करके चले जाएंगे। तो हमारे लिए एपी व्यू भी उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है, ये व्यू जानना इसलिए जरूरी है। जनरली एक्सरे में देखेंगे आप पीए व्यू या एपी व्यू लिखा रहता है कॉर्नर पे, बाई चांस नहीं लिखा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या आपको देखना है? तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्शन देखने के लिए आप दो तीन चीज़ें देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे ये पीए व्यू है या एपी व्यू। इसमें आपको ये हमेशा जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो सीटीआर देखना रहता है। सीटीआर कार्डियोथोरेसिक रेशियो, हार्ट जितना बड़ा है और टोटल थोरेक्स जितना बड़ा है, इसमें हार्ट का जो साइज है वो आधा या उससे कम ही रहना चाहिए। इसको देखते हैं एक मार्कर के माध्यम से। ये देखिए पीए व्यू में हम लोग देख रहे हैं, ग्रीन लाइन से हम लोग देख सकते हैं ये जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो दिया गया है सीटीआर, इसमें हम लोग अगर देखें, ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है, जितना मैक्सिमम ये हो सकता है थोरेक्स दोनों तरफ के लंग्स का जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो मेजर कीजिए, और ये हार्ट जितना मैक्सिमम विड्थ देख सकते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा हार्ट का जो विड्थ आ रहा है ये थोरेक्स के विड्थ की हाफ या उससे कम ही आएगा। तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि ये व्यू में है। और इसी चीज को अगर हम इसी पेशेंट का, अब यही पेशेंट है, सेम टाइम पे हमने नया एक्सरे लिया जो कि एपी व्यू में हम लोगों ने लिया है। अब देखिए हम इसी पेशेंट को हम एपी व्यू में देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हम कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो हमारा है, अब इसमें देखिए कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो है बढ़ा हुआ है। फिर पीछे का देखते हैं, हार्ट का साइज बढ़ा हुआ लग रहा है। मतलब क्या है, एपी व्यू में हार्ट का शैडो बढ़ के आता है, लेकिन ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो एपी व्यू में लिया हुआ एक्सरे आप रेकमेंड कर देंगे कि इसमें पेशेंट को कार्डियोमेगेली है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्लान करने लगेंगे। फिर देखिए ये पीए व्यू, जिसमें हार्ट का साइज देखिए, थोरेक्स का साइज देखिए, हार्ट 50% से लेस दे रहा है, सीटीआर वैल्यू हमारी, कार्डियोथोरेसिक रेशियो हमारा कम आ रहा है, यानी हार्ट जो है पूरे थोरेक्स के आधे से कम है। तो ये एक पार्ट होता है हार्ट की शैडो देखना। दूसरी चीज, अब मान लीजिए किसी को एक्चुअल में ही कार्डियोमेगेली हो, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे पता कर पाएंगे? मान लीजिए पीए, ये एपी व्यू ना होके ये पीए व्यू होता और सचमुच पेशेंट को कार्डियोमेगेली, तब भी तो ऐसा दिखाई देता। तब इसमें हम लोग दूसरी जगह से देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इलाज करते हैं। ये देखिए ये जो स्कैपुला की शैडो आ रही है एपी व्यू में, ये स्कैपुला की शैडो जो रहती है वो नियरली हाफ पोर्शन लंग्स के कवर कर चुकी होती है। जैसे आप ये देखें, ये देखिए स्कैपुला का शैडो, स्कैपुला की डायग्राम अगर आपको याद आ रहा होगा,
देखिए ये ऐसी स्कैपुला जा रही है, ये तो स्कैपुला लंग्स में लगभग हाफ साइड तक कवर किए हुए रहती है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है कि इससे आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे कि आपका ये एपी व्यू है या पीए व्यू है, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये जान लेने के बाद में अगर आपके पास कार्डियोमेगेली वगैरह अगर लग रही है और वो एपी व्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉल्स कार्डियोमेगेली दिख रही है, एक्चुअल में पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट साइड लेफ्ट साइड देखना सीखा, एपी या पीए व्यू देखना सीखा। पीए व्यू नॉर्मल लंग्स के पैरेंकाइमा डिसीजेस के लिए सबसे अच्छा है, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी के साथ आता है एपी व्यू में। लेकिन हम लोगों ने देखा कि तमाम बेड रिडन पेशेंट आईसीयू वगैरह में, वहाँ पे हमारे लिए ये भी यूजफुल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोटेशन। कई बार क्या होता है, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है या एक्सरे फिल्म करवाने के लिए खड़ा हुआ है। अब प्रोजेक्शन खासतौर से जब पीछे से होता है एक्सरे का, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट में बड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहती है, कई बार पीछे घूम घूम के देखता रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन कई बार पेशेंट थोड़ा बहुत घूम जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सरे फिल्म है वो थोड़ा सा टेक्निकली खराब हो जाती है। तो वो कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि पेशेंट रोटेटेड है या नहीं? हम लोगों ने राइट लेफ्ट पता लगा लिया, हम लोगों ने प्रोजेक्शन पता लगा लिया, पीए व्यू और एपी व्यू अगर उसमें नहीं लिखा है तो भी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रोटेशन कैसा। तो इसमें देखिए दोनों क्लेविकल्स के जो एंड हैं, ब्लू एंड जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्पाइनस प्रोसेस से बिल्कुल बराबर के इक्वल की डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये इसका मीडियल एंड हो गया लेफ्ट वाली का, ये राइट वाली का मीडियल एंड हो गया, और ये येलो येलो हमारे स्पाइनस प्रोसेस जो एक्सरे में दिखाई देते रहते हैं, ये ऐसे ही दिखाई देता है। तो दोनों के एंड लगभग स्पाइनस प्रोसेस से बराबर दूरी पे है, इसका मतलब पेशेंट घूमा नहीं है, एकदम सही डिस्टेंस पे है। इसी फिल्म को आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, तो देखने में अब थोड़ा सा कठिन लगने लगेगा देखने में, लेकिन हमारे पास देखेंगे तो ये देखिए ये राइट साइडेड मीडियल एंड दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेस है बीच में जो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड की स्कैपुला आई मीन क्लेविकल का एंड दिखाई दे रहा है। तो क्लेविकल का मीडियल एंड स्पाइनस प्रोसेस जो वर्टिब्रा का रहता है उससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्पाइनस प्रोसेस से दोनों क्लेविकल के मीडियल एंड इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब पेशेंट घुमा हुआ नहीं है। अब मान लीजिए यही पेशेंट लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाता है, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस येलो से आप देख रहे हैं बीच में, राइट क्लेविकल स्पाइनस प्रोसेस ऊपर आ गई है और लेफ्ट क्लेविकल स्पाइनल प्रोसेस से काफी दूर दिखाई दे रही है। इसका मतलब पेशेंट लेफ्ट साइड में रोटेट कर गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई है, हार्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है लेफ्ट साइड वाला, ये ब्लंट दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कलेक्ट हो गया है। ये चीज बेसिकली आप याद रखिए कि एक्सरे में एयर के लिए ब्लैक कलर आएगा, हार्ड बोन जैसी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए व्हाइट कलर आएगा, और मसल्स या थोड़ा सा इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं तो थोड़ा ग्रे टाइप का कलर रहता है। तो जनरली हमारा ये एंगल देखिए, हम लोग इसको लार्ज करके देखते हैं, ऐसा होना चाहिए शार्प कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, लेकिन पेशेंट के रोटेट कर जाने की वजह से ये ब्लड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं कोई कंसोलिडेशन, कोई इन्फेक्शन इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया हो, या शायद थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो गया हो। तो ये अननेसेसरी एक रॉन्ग डायग्नोसिस बन रही है जस्ट केवल पेशेंट के रोटेट कर जाने से। तो ये चीज़ हमको देख लेनी है कि पेशेंट रोटेट हुआ या नहीं। अब इसी फिल्म को हम लोग बिना इंडिकेशन के देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये क्लेविकल 20 तक आ रहा है राइट वाली, लेफ्ट वाली क्लेविकल का मीडियल एंड दूर हटा हुआ है। इट मीन्स पेशेंट रोटेटेड है। और यहाँ पे जो ये इसमें ये मार्क्स आ रहे हैं, ये जो इसका पार्ट दिख रहा है, ये कोई कंसोलिडेशन नहीं है, रोटेशन के कारण ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन या लंग्स की जो शैडो है, इसकी वजह से हम जो डायग्नोसिस बना रहे हैं वो डायग्नोसिस गलत हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंट रोटेटेड नहीं होना चाहिए। किसी फिल्म में लिख के नहीं आता कि पेशेंट रोटेट हुआ है या नहीं, ये आपको खुद से असेस करना पड़ता है। तो आप ऐसे ही देख लेंगे कि क्लेविकल के दोनों एंड, ये देखिए क्लेविकल के दोनों एंड स्पाइनस प्रोसेस से बिल्कुल बराबर की दूरी पे हों। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट रोटेट हुआ या नहीं। इसके अलावा पेशेंट को डीप इंस्पिरेशन फेज में पेशेंट को बोला जाता है लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने का मतलब यह है कि हम जानते हैं सांस लेंगे तो लंग्स में एयर अंदर आएगी, लंग्स पूरा प्रॉपर जितना है, डायफ्राम नीचे जाएगा, तो मैक्सिमम पोर्शन लंग्स का हमको विजिबल होगा। वही एक्सपिरेशन में डायफ्राम ऊपर आके लंग को पुश करता है, जिसकी वजह से लंग का
एरिया थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अब एक ही पेशेंट का एक ही टाइम का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का डायग्राम देखिए। ये इंस्पिरेशन का है, आप देख रहे हैं लंग्स का एरिया साइज बड़ा दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ रिप्स आप काउंट करेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, 9 के आसपास तक आ जाती हैं। उसी पेशेंट का एक्सपिरेशन, अब इसमें लग रहा है कि शायद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट एक्सपिरेशन फेज में आ गया। यानी एक्सरे टेक्नीशियन को ये कमांड देनी रहती है पेशेंट को कि आप लंबी सांस लीजिए, और जब वो सांस लिए रहता है इंस्पिरेशन फेज में रहता है उसी टाइम पे वो एक एक्सरे निकाल लेता है रूटीन टाइम पे। अब पेशेंट ने अगर सांस छोड़ते हुए एक्सपिरेशन फेज में आया है तो उसके एक्सरे को अब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं इस समय। ये देखिए एक्सरे, और ये देखिए उसका इंस्पिरेशन वाला एक्सरे। तो एक ही पेशेंट है, एक ही टाइम का एक्सरे है। इसमें आपको लग रहा है कि हाँ पेशेंट तो नॉर्मल है, लंग्स का काफ़ी एरिया क्लियर हो रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं तो इसमें डाउट लगता है कुछ कंसोलिडेशन हो गया है, कहीं कुछ फाइब्रोसिस लग रही है, व्हाइटनिंग के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग का साइज बड़ा हो जाता है, आप नंबर ऑफ रिप्स काउंट कर लेंगे तो आसानी से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इंस्पिरेशन में है या एक्सपिरेशन में है। लास्ट चीज़, टेक्निकली कई बार जितना एक्सरे बीम हमको भेजनी चाहिए फिल्म के लिए, अगर उस पर सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए जितना केवीएच हमको देना है या मिली एम्पियर उधर से देना है, उसमें हमने टेक्निकली फॉल्ट कर दी। पेशेंट मोटा था, बड़ा था, एडल्ट था, हमारी सेटिंग में 40 ही पड़ा हुआ है, 50 ही पड़ा हुआ है, हमें 60 की चाहिए थी स्ट्रेंथ, 70 की चाहिए थी, स्ट्रेंथ कम है। इसकी वजह से, या हमारे जो मिली एम्पियर्स हम लोग उधर देख रहे हैं जिसमें हमें मान लीजिए कि नॉर्मल के लिए 20 की चाहिए थी, हम 15 पे सेटिंग रखी रहेगी क्योंकि इससे पहले किसी बच्चे का किया गया था, तो हमारी सेटिंग पुरानी ही पड़ी रह गई है। उधर किलो वाट साइड में हमने 40 या 50 सेट कर रखा है, इधर 15 सेट कर रखा है या 12 सेट कर रखा है। तो इसकी वजह से जो एक्सरे फिल्म निकल के आएगी वो ज़्यादा व्हाइटनिंग लिए हुए होगी या ज़्यादा ब्लैकनिंग लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, ओवर एक्सपोज्ड फिल्म कैसी होती है, ये देखिए ओवर एक्सपोज फिल्म में ब्लैकनिंग बहुत ज़्यादा। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ पैथोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पिक्चर्स के लिए हम लोग तब तैयार रहते हैं कि ये पिक्चर्स ऐसी हमारी कब आनी चाहिए कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो रहा है क्रॉनिक सीओपीडी वगैरह केसेस में, न्यूमोथोरेक्स वगैरह केसेस में, वो टाइम जहाँ पे एयर का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, उस तरह की चीज़ें। पेशेंट को कंप्लेंट कुछ भी नहीं हो रहा, आपके सामने एक ऐसी फिल्म आ रही है जो बहुत ज़्यादा ब्लैकनिंग आ गई है पेशेंट के उसमें, तो ये ओवर एक्सपोर्ट फिल्म के कारण ऐसा होता है। और अंडर एक्सपोर्ट भी हो सकती है, अंडर एक्सपोर्ट में लो पेनिट्रेशन वगैरह की वजह से। ये देखिए जैसे एक एक्सप्रेशन वाली हमारी फिल्म थी, कुछ ज़्यादा ही वाइटनिंग लग रही है, इसको कंपेयर करेंगे सामान्य फिल्म की तुलना में ज़्यादा वाइट। अब इसको कंपेयर कराते हैं आपको एक नॉर्मल फिल्म से। ये देखिए है ओवर एक्सपोर्ट, ज़्यादा ब्लैकनिंग दिख रही है। ये देखिए अंडर एक्सपोर्ट, थोड़ा सा वाइटनिंग ज़्यादा लिए हुए। अब लेके चलते हैं आपको एक नॉर्मल फिल्म पे। एक नॉर्मल फिल्म हमारी जो हमारी होनी चाहिए, ये देखिए आप लोगों ने सब देखी, ये सारी लगभग नॉर्मल ही हैं पेनिट्रेशन के हिसाब से। फिर भी जो एग्जैक्ट फिल्म है इसको हम देखेंगे, ये एक अच्छी फिल्म आ जा रही है। आ, इस ये इस फिल्म पर रुकते हैं। ये एक अच्छी फिल्म है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। इसमें ब्लैकनिंग का लेवल देखने की एक आदत डालिए, इतना लेवल ऑफ ब्लैकनिंग होना चाहिए, तब हम पेशेंट को सही मानेंगे, यानी हमारी फिल्म जो होगी सही मानी जाएगी। इसको कंपेयर करते हैं अभी लास्ट फिल्म से, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि वो फिल्म कंपेरेटिवली ज़्यादा डार्क है। ये देखिए ये ज़्यादा डार्क है, तो ये ओवर एक्सपोज्ड है। अंडर एक्सपोज्ड फिल्म थोड़ा सा वाइटनिंग लिए रहती है, ज़्यादा वाइट लग रही है। तो इस तरह से एक्सरे हमारे लिए बेहद उपयोगी टूल है। और इस एक्सरे के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो फिल्म आती है, पहले आप ये पता लगाइए कि जो फिल्म है वो सही है या नहीं, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेट करना शुरू करिए। अदरवाइज फिल्म की गलती चाहे टेक्नीशियन की वजह से हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, चाहे पेशेंट की वजह से हो, आपने जल्दबाजी में उसे इंटरप्रिटेट कर दिया। तो कई बार आप देख रहे थे, कई बार फाइब्रोसिस जैसे, कंसोलिडेशन जैसे, या रोटेशन की वजह से देखा जाए, या हम लोग देख रहे थे कार्डियोमेगली जैसे फॉल्स डायग्नोसिस हम लोग बनाने लग जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने जो फिल्म हो सबसे पहले उसको असेस कर लें कि ये फिल्म सही है या नहीं। शॉर्ट में क्विक रिवीजन हम लोग लेते हैं। फिल्म को देखते ही सबसे पहले उसका लीगल पार्ट देखेंगे, जिस पेशेंट की हो उसी की हो, डेट टाइम पूरी तरह से चेक कर लेंगे ताकि हम जिस पेशेंट के बारे में ओपिनियन देने जा रहे हों उसको हम सही ओपिनियन दें।
दूसरा पार्ट, पेशेंट का राइट और लेफ्ट पार्ट देख लेंगे। राइट और लेफ्ट के लिए मैंने बताया, लेफ्ट साइड में आप वेंट्रिकल का प्रोजेक्शन देखें, एओर्टिक नकल देखें, या राइट साइड का हेमी डायफ्राम जो है राइट साइड का थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा नीचे रहता है। तो आप राइट और लेफ्ट का पता लगा लेंगे। ये आपके लिए तब जरूरी है जब आपको कोई प्रोसीजर करना हो। थर्ड चीज, आप उसके प्रोजेक्शन के बारे में पता लगाइए कि वो पोस्टीरियो इंटीरियर है या एपी है। फिल्म पे अगर नहीं भी लिखा है तो भी आप टेक्निकली पता लगा सकते हैं। आप पीए व्यू में और एपी व्यू में जब देखेंगे तो दोनों साइड में हार्ट की शैडो जैसे एपी व्यू में काफ़ी बढ़ के आती है, या स्कैपुला लंग्स को कवर किए रहती है, क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है। अगर आप ठीक से इमेजिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी स्कैपुला दोनों दबी हुई हैं, आगे से आप एंटीरियर पोस्टीरियर जा रहे हैं, से एक्सरे जा रही है, स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो पीछे यहीं तक आ जाएगा। जबकि जब वो पेशेंट पीए व्यू में रहता है तो हैंड से वो मशीन को पकड़ता है, जिसकी वजह से जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का वो हट के बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे लंग एरिया खाली हो जाता है। तो हम लोग प्रोजेक्शन देख लेंगे इस तरह से, राइट लेफ्ट देखा, पोजिशन देखा एपीपीए, और इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट का रोटेशन नहीं होना चाहिए। रोटेशन की वजह से पेशेंट की फिल्म या हर्ट वगैरह के बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो हम कैसे पता लगाएंगे? क्लेविकल के दोनों मीडियल एंड देखिए और वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस, इन दो चीज़ों को चेक करके दोनों से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे क्लेविकल के दोनों एंड होने चाहिए स्पाइनस प्रोसेस से। तो इसका मतलब पेशेंट रोटेटेड नहीं है। अगर कोई सिरा दूर जा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट रोटेटेड है, और उस समय आप उसके हिसाब से इंटरप्रिटेट करिए। जैसे कोई दौड़ता हुआ पेशेंट आया, उसका बीपी बढ़ा भी है या उसकी सांस फूल भी रही है, तो वो पेशेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपको बीपी बढ़ा तो आप जानते हैं दौड़ के आया इसलिए बढ़ा है, या सांस फूली तो दौड़ के आया है। तो सेम चीज़, अगर रोटेटेड है और हार्ट की शैडो बड़ी आ रही है तो वो एक, या वहाँ पे कुछ ब्लंट दिख रहा है ऑब्जेक्ट पैरेन्काइमा में, तो आप उसके लिए समझ सकते हैं कि ये व्यू रोटेशन का इफेक्ट हो सकता है। देन पेशेंट इंस्पिरेशन में होना चाहिए प्रॉपरली, वो आप रिप्स काउंट करके देख सकते हैं। और फिल्म की एक प्रॉपर कलरिंग होनी चाहिए, न ज़्यादा डार्क न ज़्यादा व्हाइट, ताकि ना अंडर एक्सपोर्ड हो ना ओवर एक्सपोर्ड हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सही समय से चीज़ों के बारे में पता लगा पाएंगे। क्योंकि अगर पेशेंट की फिल्म की क्वालिटी अच्छी है तो अब यहाँ से शुरू होता है ABCD। A फॉर एयर पार्ट यानी लंग के लिए, B फॉर बोन्स जो हमारी उसमें स्पेसिकली हमारी ये जो रिप्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, C पार्ट कार्डिया और D पार्ट डायफ्राम। तो अगले इसकी अब सीरीज में हम लोग देखेंगे कि ABCD में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे एक्सरे में हमारे क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि इस फिल्म को बार बार देखें, खासतौर से जो नेमिंग वाला पार्ट है, ताकि आप आसानी से लंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, रिप्स के बारे में, हार्ट के बारे में, डायफ्राम के बारे में सबको नॉर्मल वे में आइडेंटिफाइड करते रहें। और जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी स्ट्रक्चर में आएगी तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर ले जाएं। तो अगली पार्ट जो इस सीरीज का होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो लंग्स में हमारी डिसीजेज आती हैं उसमें एक्सरे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को अच्छे ढंग से देखे रहेंगे तब आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप चीज़ों को आसानी से समझते चलेंगे। तो इसको आप अच्छे ढंग से बार बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ ही दिनों में लंग्स की डिसीजेज में जो चेंजेस आते हैं वो CME हमारी होने वाली है, तब आप उसको अटेंड करेंगे तो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम अब मैं समाप्त करना चाहूँगा, और भारत आरोग्य संगठन की तरफ से जो मुझे ये चांस दिया गया कि मैं अपनी बात को सभी लोगों के सामने रखूं, इसके लिए मैं भारत आरोग्य संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी तरह के और फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम लोग फिर आगे भविष्य में मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।